आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कल ख्वाजा इफ्तिखार की किताब का रस्म इजरा किया। आरएसएस को लेकर मुसलमानों में फैलाई गई गलतफहमियों पर इस किताब को लिखा गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से मुनक्किद इस तकरीब को खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि मॉब लिंचिंग करने वालों को कानून के मुताबिक सजा मिले। अगर कोई ऐसा करता है तो हिंदू समाज से ही मुखालिफ आवाज उठती है। उन्होंने मुल्क की तहजीब का जिक्र करते हुए कहा कि तमाम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक ही है। मुल्क की मुश्तरका तहजीब और मिली जुली सकाफत का बार बार जिक्र करते हुए कौमियत शान राष्ट्र निर्माण की बात की। बस इन बयानों को सुनकर नाम निहाज सेकुलर चेहरे और पार्टियां तिलमिला उठी। क्यों उनकी सारी सियासत एक तबके को खौफ में रखने पर टिकी हुई है। उनकी वोटों की सियासत ही बांटने पर होती है। नफरत के मुद्दों को उछालने पर ही उनकी सियासत चमकती है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किसे मोहब्बत पसंद नहीं है, कौन समाज में एकता नहीं चाहता, कौन मुसलमानों में आरएसएस का खौफ दिखाता है। ऐसे कई सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक जैसा बताया तो वैसी समय अपोजिशन के कई लीडर तिलमिला गए। तिलमिलाहट इस बात की थी कि आखिर आरएसएस के सरबराह जोड़ने वाली बात कैसे कर सकते हैं। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से ख्वाजा इफ्तिखार की किताब के रस्म इजरा के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस प्रोग्राम को खिताब करते हुए भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी धर्म या जात के हों। एकता को बाधा लाने वाली, देश के हित को बाधा लाने वाली बातें होती है तो हिंदू के विरुद्ध हिंदू खड़ा होता है। लेकिन ऐसा हमको पता नहीं, मैं इतना ही कहता हूं कि ऐसी कोई बात हो गई तो मुस्लिम समाज का समझदार नेतृत्व ऐसे आतताई कृत्यों का निषेध कर रहा है, करता होगा अंदर, मुझे पता नहीं, बाहर नहीं आता है। यह भी एक प्रचार का ही खेल है। जैसे आपको संघ के बारे में और ये जो बताया गया, आप आएंगे अंदर तो आपको दिखेगा कि गलत है। वैसे हो सकता है कि हमको भी कई बातें जो पता चलती है वो गलत हो, लेकिन दिक्कत तो है। तो इसलिए हम समझदार लोगों को डट के बातें करनी पड़ेगी। उनके इस बयान पर ओवैसी ने भागवत पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। आरएसएस के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन मुजरिमों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की हिमायत हासिल है। कायरता, तशद्दुद और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्ववादी सोच का अटूट हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी जिस प्रकार से बयान दिया है वो निश्चित रूप से विभाजनकारी है, निश्चित रूप से एक समाज में विष वमन का कार्य करता है, क्योंकि मोहन भागवत जी का बयान समाज को जोड़ने वाला है, असदुद्दीन ओवैसी का बयान समाज को तोड़ने वाला है, देश को तोड़ने वाला है। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने भी भागवत के बयान पर कमेंट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोहन भागवत जी, ये ख्याल क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान को भी देंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर भागवत पाठ मायावती को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने भी संघ पर तीखा हमला बोल दिया। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। सियासी अखाड़े में मजहब और जात के नाम पर दांव पेच दिखाने वाले शायद मोहन भागवत की इन बातों को न समझ पाए, लेकिन ये उन्हें समझना होगा कि हिंदुस्तान को अगर दुनिया का विश्व गुरु बनाना है तो ऐसी छोटी चीजों से ऊपर उठना होगा। देखिए, मोहन भागवत जी का यह बयान साधारण बयान नहीं है। ये एकता, समरसता की एक बड़ी अपील है और एक पहल है। जब भी एकता की बात होती है, जोड़ने की बात होती है, सांस्कृतिक धरातल पर लोगों को एक करने की बात होती है, तो ओवैसी जैसे लोगों के पेट में दर्द होता है।
मोहन भागवत ने लिंचिंग की मुखालिफत की। भागवत ने किसी भी धर्म को देश में खतरा है इससे इनकार किया। भागवत ने मुसलमानों को मुल्क छोड़कर जाने को कहने वालों की मुखालिफत की। भागवत ने तमाम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक बताया। मोहन भागवत की इन बातों से नफरत और खौफ की सियासत करने वाले नाम निहाद सेकुलरों को मिर्ची लगनी तय थी, क्योंकि उनकी पूरी सियासत का दारोमदार सिर्फ इसी पर है कि आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक मंसूबा रखता है। अब तय अवाम को करना होगा कि नफरत के बीज समाज में कौन बो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिल्कुल, ये सवाल उठना लाजमी है कि नफरत के बीच समाज में कौन बो रहा है। जब आरएसएस कह रही है कि हम सब एक है, हमारा डीएनए एक है, तो फिर कौन नफरत की राजनीति कर रहा है, कौन इस तरह के बीच समाज में बो रहा है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा साहब है, आरएसएस विचारक, पॉलिटिकल एनालिस्ट। इसके साथ ही कलीमुल हफीज साहब है हमारे साथ, AIMIM प्रेसिडेंट है दिल्ली से। इसके साथ ही डॉक्टर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस लीडर है। आप तीनों का खैर मकदम करना चाहेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर विशाल साहब, आपसे मेरा सवाल, सकाफत की बात कर रहे हैं, सबको एक करने की बात कर रहे हैं, तो फिर अपोजिशन क्यों हमलावर है? क्यों अपोजिशन को ये बात रास नहीं आ रही? देखिए शबनम जी, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जहां एक तरफ आदरणीय परम पूज्य सरसंघचालक जी एक करने की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, समरसता की बात कर रहे हैं, तो विपक्षियों को अनावश्यक दर्द हो रहा है। किस बात का दर्द है भाई? क्यों? क्योंकि जो उनकी विभाजनकारी नीतियां हैं, जो उनका राजनीति की दुकान है, जिस बात को लेकर अभी तक उन्होंने भ्रम फैला रखा था कि नहीं भाई इस प्रकार की पेंटिंग की थी, गलत नैरेटिव सेट किया था संघ को लेकर, संघ के बारे में दुष्प्रचार किया था, तो कहीं ना कहीं अब उनको चिढ़ होना स्वाभाविक है, प्रतिक्रिया उनकी आनी स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, जनता उनसे सवाल करेगी कि भाई साहब आप क्या बता रहे थे, आपने तो इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया था, यहाँ पर तो कुछ और बताया जा रहा है। भाई सीधी सी बात है, आप जरा बयान को देखिए, परम पूज्य सरसंघचालक जी का बयान, क्या कहा उन्होंने यही तो बात कही है, और जो बहुत वास्तविकता की बात है कि भाई उन्होंने मुस्लिमों से आग्रह किया कि डर के इस जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में इस्लाम खतरे में है, हिंदू मुस्लिम एकता को लोग बहका रहे हैं, एक गलत भ्रांति फैला रहे हैं, दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है, हम सभी भारतीयों का डीएनए एक है, वननेस है। यहाँ पे तो वननेस की बात की है उन्होंने। हम लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ पर ये कहना कि हमारा प्रभुत्व है या ये कहना कि इनका प्रभुत्व है, ये उचित नहीं है। भारत का प्रभुत्व है, भारतीयों का प्रभुत्व है, ये वास्तविकता है। और उन्होंने लगे हाथ ये भी बात कह दी है लिंचिंग पर कि अगर गलत तरीके से पीट कर की जाने वाली जो लिंचिंग होती है, हत्याएं होती हैं, वो गलत है। तो अब जो गलत है वो गलत है। अब ऐसे में आप बताइए कि किस प्रकार का ट्वीट ओवैसी जी ने कर दिया। क्या ट्वीट कर दिया उन्होंने? ये नाम तो लिख दिए, नाम उन्होंने जुनैद का भी लिख दिया, और सबको मालूम है कि जुनैद की हत्या किस बात को लेकर हुई थी, विवाद सीट को लेकर हुआ था। तो इस प्रकार का जब राजनीतिक चश्मे से कोई चीज देखी जाएगी तो ये तो उचित नहीं है। जहां एक तरफ समरसता की बात हो रही है, जहां भाई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो राष्ट्रहित की बात करता है ना, वो तो ये राष्ट्रहित का पक्षधर है, उसके खिलाफ कोई भी जाएगा तो वो उसका विरोध करेगा, लेकिन जो भी उसका समर्थन करेगा राष्ट्रहित का, उसका संघ समर्थन करेगा। तो अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा कि किस बात को लेकर ये बेवजह का जो है पीड़ा दर्शाई जा रही है, जानबूझकर दर्शाई जा रही है या अज्ञानता में दर्शाई जा रही है। मुझे लग रहा है ये सोची समझी कैलकुलेटिव रणनीति के तहत दर्शाई जा रही है कि ताकि लोगों की अपनी दुकान जो चल रही थी इस विभाजनकारी नीति के आधार पर वो चलती रहे। और ये पहली बार शबनम जी बयान नहीं आया, इसके पहले भी अब बयान दिए जा चुके हैं। और हमारी तो संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की। आप बताइए वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति कितनी अर्वाचीन है हमारी, लेकिन नहीं, अब ट्वीट कर दिया कि ये हिंदुत्व बताता है। वास्तव में शबनम जी हिंदुत्व की परिभाषा ही नहीं मालूम है। हिंदुत्व का मतलब होता है हिंदूनेस। ये वो शब्द है जो हिंदुइज्म से बहुत अलग है। मैं आपको बताऊं शबनम जी कि ये जो हिंदूनेस है, गांधी जी ने भी कहा था कि सत्य की अनवरत खोज का नाम हिंदुत्व है। आप राधा कृष्णन जी की बात करें तो उन्होंने भी कहा था, जो कि बहुत बड़े फिलासफर हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हिंदुइज्म इज अ मूवमेंट नॉट अ पोजीशन, अ प्रोसेस। ये तो
लगातार सतत गतिशील प्रक्रिया है। और एक बात और मैं यहाँ पे सभी से कहना चाहूंगा कि मान्यवर, इस हिंदुत्व में सब विचारकों का योगदान है जो भारत में हो गए। इसलिए हिंदुत्व को आप हिंदुइज्म न समझें, और सभी मत पंथों को साथ लेकर चलने वाला एकमात्र विचार जो भारत का विचार है वह हिंदुत्व का विचार है। तालमेल का आधार जो है उसके मूल में एकत्व है। प्रकार विविध है और विविधता तो प्रकृति की अपनी विशेषता है, अवश्यंभावी है, लेकिन ये विविधता भेद नहीं है शबनम जी। ये चीजों को समझनी पड़ेगी। ये विविधता तो साज सज्जा है, प्रकृति का श्रृंगार है। तो लेकिन इस प्रकार से चीजों को रूप दे दिया जाता है कि नहीं भाई, अब बताइए किस प्रकार की ट्वीट को हो रहे, विभाजनकारी ट्वीट करने की क्या आवश्यकता है। कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ हैं, दिल्ली प्रेसिडेंट है AIMIM से, उनसे ही इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। कलीमुल हफीज साहब, आपको क्यों लगता है कि ओवैसी साहब को क्यों लगता है यहाँ की ये जो बयान दिया गया है मोहन भागवत की जानिब से, इसमें किसी तरह की सियासत हो रही है मुसलमानों के साथ? वो तो मुसलमानों के हक की आवाज बुलंद कर रही हैं उनको एक करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि मुसलमान भी उतना ही अहमियत रखते हैं यहाँ पर जितने हिंदू है। अगर कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान इस देश से बाहर जाए, हिंदुस्तान से बाहर जाए, तो वो हिंदू ही नहीं है। फिर क्यों परेशानी? नहीं, हम परेशान नहीं हैं, हम तो सिर्फ वो आईना दिखा रहे हैं जो पूरे मुल्क को पता चलना चाहिए। आप मुझे बताएं शबनम जी कि 2014 से पहले कभी आपने मॉब लिंचिंग का नाम सुना था? कभी आपने कोई खबर दिखाई दी ऐसी 2014 से पहले कि कोई मॉब लिंचिंग नाम का भी कोई शब्द होता है, कोई घटना होती है? ये 2014 के बाद जब से ये सरकार में आए हैं और RSS और बीजेपी ने मिलके पूरे मुल्क को रेडिकलाइज किया है, यानी जो हिंदू नौजवान है उसको रेडिकलाइज किया है। और उसके रेडिकलाइजेशन का नतीजा ये है कि आज जगह जगह मॉब लिंचिंग होती है, और मॉब लिंचिंग भी उन जगहों पर होती है जहां पे बीजेपी रूल कर रही है। अब आते हैं कि जो अभी आसिफ की मॉब लिंचिंग हुई है हरियाणा में, तो उसके बाद जो मॉब लिंचर थे उनके सपोर्ट में महापंचायत बुलाई गई, और महापंचायत बुलाने में वहां का जो हरियाणा का जो बीजेपी के प्रवक्ता है अम्मू, वो वहां पंचायत में खुलेआम ये बात कहता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। यानी एक अच्छा खासा हिंदुस्तान जो कानून व्यवस्था से चलता था उसको इन लोगों ने क्या हाल बना दिया कि एक बाकायदा पार्टी का पद पे बैठा हुआ आदमी एलानिया कह रहा है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। क्या उसको RSS ने या बीजेपी ने कोई सजा दी, उसे उसके पद से हटाया? दूसरी बात, जो अब तक मॉब लिंचिंग में लोग शामिल रहे हैं उसके खिलाफ क्या कोई सरकारों ने कार्रवाई की? जब कार्रवाई नहीं की, इसीलिए जब कल मोहन भागवत साहब गाजियाबाद में ये ज्ञान बांट रहे थे कि सबका DNA एक है और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना ही अपने आप में भ्रम फैलाना है, ये तो वास्तव में एक ही है, उसी वक्त उनके नाक के नीचे नोएडा में एक लिंचिंग हो रही थी। वो एक 62 वर्षीय काजिम शेरवानी साहब दिल्ली से अलीगढ़ जाने के लिए बस तलाश रहे थे सेक्टर 37 में। उसी वक्त 4 गुंडे एक कार में आए और उस कार में लेके उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलेंगे। बोले साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले हम अलीगढ़ जा रहे हैं। बोले ठीक है मैं चलूंगा। उन्होंने अपने कार में उनको बिठा लिया। उसके बाद जो उनकी पिटाई की है, तो इतनी पिटाई की 4 लोगों ने मिलकर कि उनका अंगूठे से उनका गला दबा दिया और उनकी आंखें फोड़ने के लिए पेचकस निकाला और पेचकस निकाल के उनकी आंखों में घुसा दिए। वो तो अच्छा रहा कि वो शख्स पता नहीं कैसे ऊपर वाले को उसे बचाना था कि पेचकस फिसल गया, उसकी नाक फाड़ता हुआ बाहर निकल गया। और फिर आगे जाके कोई 5-6 किलोमीटर के बाद जाके जब उन्हें लगा, चूंकि इतना मार चुके थे वो कि बेदम हो गया था वो बुजुर्ग, उसे पीछे नीचे फेंक दिया। उसके बाद वो बुजुर्ग गया सेक्टर 37 की पुलिस चौकी में। सेक्टर 37 की पुलिस चौकी के पुलिस वालों ने उसकी बेचारे की व्यथा भी नहीं सुनी। FIR तो दूर की बात है। आखिरकार वो वहां से मजबूर होकर फिर घर आ गया और अपने डॉक्टर्स को दिखाया। अब आज जाके उसने फिर MLC कराई और उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी है। जब सुबह से हम लोगों ने ट्वीट करना शुरू किए तब जाके कुछ सरकार में हलचल नजर आई है। वो भी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, मेरी नॉलेज में नहीं है कि अभी तक FIR दर्ज हो गई हो। तो सवाल ये शबनम जी कि इस तरह के भाषणों से जो पहले भी भागवत जी दे चुके हैं, इससे होगा क्या? आपने मुल्क को कहां लाके खड़ा कर दिया। आप मॉब लिंचर्स को आप बाकायदा जेल से जब वो जमानत पर आते हैं तो आपका केंद्रीय मंत्री उनको माला पहनाता है। मॉब लिंचर जब मर जाता है तो उसके कफन पे आप तिरंगा लगाते हैं ताकि जैसे वो शहीद हुआ और उसने कोई बहुत अच्छा काम करा हो।
पहलू खान और रकबर का हाल आपको पता है। और जुनेद की जो बात कर रहे हैं ये हजरत जो बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या सीट विवाद पे कोई भीड़ किसी एक नौजवान की जान ले लेगी सिर्फ इसलिए कि उसका नाम उर्दू में है या वो उसकी दाढ़ी और टोपी और वो मुसलमान है? तो इसलिए ये खाली बयान से बात बनने वाली नहीं है और ना भागवत साहब को बयान देने की जरूरत है। भागवत साहब तो आखिर बीजेपी को जो चलाता है संघ, उसके प्रमुख है, उन्हें बयान देने की जरूरत है। वो तो सिंपल एक ऑर्डर दें, वो सरकार को कहें कि लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्या योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी की हिम्मत है कि वो लिंचिंग होने दे हिंदुस्तान में? ये जो कुछ हो रहा है ये सब इनकी जुबान कुछ और है, दिल में कुछ और है। यानी मुंह में राम और बगल में छुरी, ये बात बिल्कुल इन पे फिट बैठती है। और वैसे भी ये पार्टी जुमलों की पार्टी हो गई है, ये जुमलाबाजी ज्यादा करते हैं। जबकि हम ये उम्मीद करते थे कि कम से कम संघ प्रमुख तो एक सीरियस बात करेंगे, एक ऐसी बात कहेंगे जिससे देश में अमन और शांति होगी। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही है और उसके साथ फौरन घटना हो जाती है, वहीं गाजियाबाद में घटना हो जाती है और उसमें भी एक्शन नहीं होता है। मतलब बताइए इसमें मोहन भागवत ने जो बात कही है, जो खिताब के दौरान उन्होंने बयान दिया है, वो आपसी भाईचारा नहीं बढ़ाता है, वो अमन कायम नहीं करता है। देखिए खाली जुबान से अगर भाईचारा बढ़ जाता तो आप मुझे जान वापस कर दीजिए, मेरी जुनैद की वापस कर दीजिए, आसिफ की वापस कर दीजिए। कलीमुल हफीज साहब एक बात बताइए मुझे, किस तरीके से भाईचारा बढ़ेगा? ये सवाल मैं लूंगी, विशाल मिश्रा जी से मैं ये सवाल लूंगी। लेकिन आप कह रहे हैं जुबान से भाईचारा नहीं बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ेगा? देखिए मेरी सुनिए, आप भाईचारा इससे बढ़ेगा कि अभी काजिम शेरवानी ओखला में ही रहते हैं, वहां आए यूपी पुलिस, उनकी एफआईआर दर्ज करे और गुंडों को पकड़े, इससे भाईचारा बढ़ेगा। इससे खाली लिप सर्विस से भाईचारा नहीं बढ़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसीलिए बिल्कुल सही ट्वीट किए हैं और वो आईना है और वो आईना पूरी दुनिया देख रही है। आज हिंदुस्तान का वकार कितना नीचे गिर गया है सिर्फ इन्हीं मॉब लिंचिंग्स की घटनाओं की वजह से। हमें और आपको, हम आखिरकार सब हिंदुस्तानी हैं, हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं। और इन बेशर्मों को, ये जो सरकार में बैठे हैं, इन्हें कोई शर्म नहीं आती। ये सिर्फ सोचते हैं कि जुमलों से काम चल जाएगा और इनकी मीडिया बैठी हुई है जो उसको भोंपू की तरह बजाती रहेगी। लेकिन अब इंतहा हो गई है, हिंदुस्तान की जनता समझ गई है और इन चीजों को जमीन खिसक रही है। तो इस तरह की बातें लाएंगे ये निकाल के, लेकिन हम भी इसी जमहूरियत में अपनी एक सियासी जमात चलाते हैं। नहीं, कलीमुल हफीज साहब, मोहन भागवत भी तो यही कह रहे हैं कि बैठकर बात की जाए, कहीं दिक्कत है तो उस पर बात की जाए, बात से ही मसलों का हल होता है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। अगर एक फरीक ने हथियार उठाए तो दूसरी फरीक भी हथियार उठाएगी, तो कैसे मसले का हल निकलेगा? नहीं, इसमें मसले का हथियार उठाने की बात ही नहीं है। एक मासूम को एक ग्रुप आके उनको पीटता है, इसमें हथियार उठाने की क्या बात है? ये तो सिंपल बात है, पुलिस को एक्शन लेना है और पुलिस सरकार के कहने पे चलती है और सरकार बीजेपी की और आरएसएस की है। तो इसमें लिप सर्विस की क्या जरूरत है? इन्हें तो एक्शन में आ जाना चाहिए। लिप सर्विस अपोजिशन वाला करे तो समझ में आती है, हम कोई और करे तो। शकीलुज़्ज़मान साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शकीलुज़्ज़मान साहब, आपका भी खैरमकदम करना चाहेंगे जिस सलाम पर। तमाम अपोजिशन जमातें मोहन भागवत के बयान की तनकीद कर रही हैं। क्या मैं पूछना चाहूंगी कांग्रेस से, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, खुद यहाँ दिग्विजय सिंह साहब ने खुद बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई इन्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बात करते हैं, अब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मासूम निर्दोष मुसलमानों को जिस तरीके से उन पर जुल्म ढाए गए हैं उसको बात करनी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, ज़रा मुझे आप बताइए, नकवी साहब इल्ज़ाम आप पर भी लगा रही हैं कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं। आप एयर स्ट्राइक को भी फर्जी करार देते, उस पर भी यकीन नहीं करते, आतंकवादी जो उनकी भी आप हिमायत करते हैं। अब मॉब लिंचिंग को लेकर मोहन भागवत साहब ने जो बयान दिया है उस पर भी आप तनकीद कर रहे हैं, वो तो सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, फिर सियासत क्यों? देखिए, सवाल आपने लंबा किया है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप 2 मिनट सुन लीजिए, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। सवाल है, आज मोहन भागवत जी के उस बयान पर चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, मुबाहिसा कर रहे हैं, जिसमें 3। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है अंसारी साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपको मैं पूरा टाइम देती, लेकिन शायद आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। देखिए, ये तीन बातों क्या उन्होंने कहा। पहले डीएनए की बात की है कि हिंदुस्तान में सभी लोगों के डीएनए है। दूसरी बात उन्होंने कही है मॉब लिंचिंग के बारे में,
और तीसरी बात उन्होंने कही है इस्लाम के इंडिया में कोई खतरा नहीं। अब आप पहली बात पर चले आइए, डीएनए। तो डीएनए हिंदुस्तान के सभी हिंदुस्तानी का एक है, ये तो हम भी कहते आए हैं और सब लोग ये कह रहा है कि हम सब हिंदुस्तानी जो हैं उनका डीएनए एक है, चाहे वो मुख्तलिफ मजहब के अकायद को मानने वाले लोग हो, मजहब पे चलने वाले लोग, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बात उन्होंने मॉब लिंचिंग के सिलसिले में कही है, तो मॉब लिंचिंग कर कौन रहा है? आज तक मॉब लिंचिंग उनकी पार्टी, उनके बच्चे जो है, आरएसएस के बच्चे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और ये और वो जितनी पार्टी कहते हैं, वो जमायतें मॉब लिंचिंग कर रही हैं। अभी ठीक किसी ने कहा कि मॉब लिंचिंग शब्दों का इस्तेमाल भी 14 पहले नहीं होता था। तो ये रोकने की कोशिश बयान से तो होगी नहीं, इसलिए पहले ही प्रधानमंत्री ने मॉब लिंचिंग पर बहुत दुख भी प्रकट किया था और फिर पॉलिटिकल इलेक्शन का वक्त जब आया तो वो कपड़ों से भी पहचान करने लगे कि कौन कौन कास्ट का, कौन धर्म का मानने वाला है और कौन। तो ये जो बीजेपी आरएसएस के अंदर कंप्लीट वो लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और हिंदुस्तान में अगर कोई कुछ बोलता है, सेकुलरिज्म की महावत की बात करता है, तो उसको पाकिस्तान का रास्ता दिखाते हैं। तो मोहन भागवत जी को पहले अपने उन जेलों को ठीक करने की आवश्यकता है, उनको बताने की जरूरत है। एक बात यह है कि ये जो किताब का राष्ट्रीय उनका मंच जो है, उस पर उन्होंने, माइनॉरिटी मंच है, मुस्लिम मंच है, उस पर उन्होंने ये भाषण, उनको तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठनों को बुला के उनके साथ उनको डिबेट करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था। आज भी मैं सुबह से शाम तक बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ताओं के साथ कई जगह डिबेट में हूं और कई जगह उनकी बातें सुन रहा हूं। आज भी वो विरोध में बात कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात बोल रहे हैं। तो असल जब उनके इस्लाम के खिलाफ बात। लेकिन अंसारी साहब, आप बोल रहे हैं कि बजरंग दल के लोगों को बुला के ये बात बोलनी चाहिए थी। उन्होंने तो खुले मन से बोली है ये बात, और तमाम उन लोगों के लिए बोली है जो हिंदू को मानते हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। हालांकि हिंदुत्व एक संस्कृति है, धर्म सनातन है, रिलीजन नहीं है हिंदुत्व। लेकिन बोलने से तो होती नहीं है ना, करने की बात है ना। वो तो सबके लिए खुले मन से उन्होंने ये नहीं मान रहे हैं, जो वैसे विरोध कर रहे हैं। सवाल पैदा होता है, उन्होंने कहा है कि इस्लाम कोई हिंदुस्तान में खतरा नहीं है। अल्लाह के फजल से इस्लाम को कहीं दुनिया के किसी कोने में कोई तरह नहीं है, मुआवजत की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम क्योंकि दीन बरहक है और मोहब्बत की तालीम देता है, इसलिए जहाँ मोहब्बत की तालीम है वहाँ कोई धर्म का खतरा नहीं हो सकता है। तो अंसारी साहब, फिर क्यों जब भी इलेक्शन होते हैं, अब मैं इलेक्शन की बात इसलिए करूंगी क्योंकि 2022 में इलेक्शन है और यूपी पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, फिर क्यों जब भी इलेक्शन आते हैं तो उसमें मुसलमानों को ये दिखाने की कोशिश होती है कि अगर कोई बीजेपी नुमाइंदा आपका सीएम है या बीजेपी नुमाइंदा आपका नेतृत्व कर रहा है तो आप खतरे में हैं? क्यों इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं? ऐसा कहीं नहीं है, कोई चीजें नहीं है। बताइए कि जब यूपी आया तो ये कॉमनल बात कहाँ से आ गई? ये कई साल पुराने परिवर्तन की कहानी कैसे आ गए? ये किस सरकार में आ रहा है? ये बीजेपी की सरकार में आ रही है ना। शुरुआत उन्होंने की। आज मोहन भागवत जी ने अगर ये बातें की उनकी, उस पर उनको उनके पार्टी के लोग आज उल्टे, ये बात नहीं है कि जख्मों पर मरहम खा जाए, तो उल्टे बीजेपी आरएसएस के लोग जो उनके मानने वाले आइडियोलॉजी के लोग हैं, सुबह से आज ये डिबेट करके गाली और उल्टे ये मुस्लिम कम्युनिटी को ही दे रही है या सेकुलर पार्टियों को दे रही है। क्या मतलब लगेगा? ये तो बात वो बताएंगे ना। ठीक है, आखिर इस सवाल का मैं जवाब लूंगी। जब मोहन भागवत ये तनकीद कर रहे हैं कि मुसलमानों को जो परेशान करता है, उन्हें बाहर जाने की इस मुल्क से सलाह देता है, वो हिंदुत्व को नहीं मानता है, आखिर फिर क्यों इस तरह के मामलात निकलकर सामने आ रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप तमाम लोग मेरे साथ बने रहिए इस खास चर्चा में। के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है।
हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूं। मैं विशाल मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके साथ ही कलीमुल हफीज साहब हैं, दिल्ली AIMIM प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब भी हमारे साथ कांग्रेस लीडर हैं। विशाल मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल, मोहन भागवत ने खिताब किया, लोगों को जोड़ने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन इल्ज़ाम आप पर भी है कि भाई जब मॉब लिंचिंग की इतनी ज़्यादा वारदातें सामने आ रही हैं तो उस पर कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आप सिर्फ मंच से खिताब कर रही हैं लेकिन उसको अमल में नहीं ला रही हैं। अगर ऐसा होता तो मॉब लिंचिंग की इतनी ज़्यादा वारदातें ना होती, ये आप पर इल्ज़ाम है। देखिए शबनम जी, अभी मैं सुन रहा था, इन्होंने 3 नाम तो 4 नाम तो गिना दिए, लेकिन क्या है कि जो बाकी जो मॉब लिंचिंग हिंदुओं की हुई है उस पर तो एक भी शब्द नहीं बोले। क्या विकास यादव की घटना कानपुर की नहीं याद है? क्या जो कमलेश तिवारी की घटना हुई थी लखनऊ की नहीं याद है? क्या जो अंकित शर्मा दिल्ली में मारे गए थे उनकी लिंचिंग हुई थी उनकी घटना नहीं याद है? क्या जो एक कांस्टेबल थे CA के प्रोटेस्ट के दौरान रतन लाल मारे गए थे उनकी घटना नहीं याद है? मुर्शिदाबाद में ट्रिपल मर्डर केस हुआ था वो नहीं याद रहा। लेकिन क्या है ना, गंगाराम का केस नहीं याद रहा, ध्रुव त्यागी का दिल्ली में जो है मर्डर हुआ, लिंचिंग हुई, वो नाम नहीं याद रहा, विष्णु गोस्वामी का नाम नहीं याद रहा। देखिए क्या होता है, यही होता है शबनम जी कि जब एक नैरेटिव सेट किया जाता है ये दिखाने के लिए कि आप खतरे में हैं, आप परेशान हैं, आपके ऊपर हमला हो रहा है, परपेट्रेटर एक जो है हिंदू समाज से हैं, ये गलत है। ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है ना, यही गलत है। लिंचिंग होती है, वो चाहे किसी भी की भी हो, गलत होता है। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। यही तो कल हमारे परम पूज्य सरसंघचालक जी ने कहा है। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन अब देखिए, आज भी आप देखिए ना, प्रतिक्रिया स्वरूप यह मानने को तैयार ही नहीं है कि हाँ हम एक हैं। मतलब इस तरीके की बेमनस्ता, इस तरीके का विचार जब तक आप रखेंगे, टेबल पर आप आगे नहीं आएंगे, आप अपने आप को ये बात नहीं मानेंगे कि यह मातृभूमि हमारी है, ये संस्कृति हमारी है, ये परंपरा हमारी है, हमारे पूर्वज जो हैं, ठीक है, आप इसको मानने को तैयार ही नहीं है। तो जब तक आप इसको मानने को तैयार ही नहीं है तो आप उसे गलत नैरेटिव में तो लेकर जाएंगे। देखिए किस प्रकार से हिंदुत्व की बात कर रहे थे जबकि मैंने बिगिनिंग में ही हिंदुत्व को बताया कि सबको लेकर साथ में चलने वाला ये जो है हिंदुत्व है, तो अब ये समझ में बातें नहीं आती। मैं आपको एक बात, मतलब किस तरीके से कहीं पे भी कोई भी हो, चाहे वो भारत के मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, ये सबकी परंपरा का है, ये मातृभूमि सबकी है, ये पूर्वज सबके हैं, उनके प्रति गौरव का है। तो जो मातृभूमि की भक्ति का है वही तो हिंदुत्व है। लेकिन इस बात को एक पर्टिकुलर नैरेटिव सेट करके ये एजेंडा चलाया जाता है। पर्पस सिर्फ एक होता है, येन केन प्रकारेण अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, अपनी राजनीतिक दुकान चलाना। इतनी देर में पहले हाफ में आपने ब्रेक किया, उसके पहले आपने क्या मेरे संबोधन में एक भी प्रकार का शब्द सुना? मैंने सिर्फ ये आपसे कहा कि ट्वीट तो कर दिया आपने, लेकिन उस ट्वीट में आपने एक नाम वह भी लिखा जो कि निकल कर आया, जांच के बाद हुई कि हाँ सीट विवाद में हत्या हुई थी जुनैद की, लेकिन आपने नाम जोड़ दिया। लेकिन जो AIM के प्रवक्ता जी बैठे हुए थे वो कितने नाम गिना दिए, लेकिन ये सारे नाम भूल गए। तो यही होता है चश्मे से देखने की। कलीमुल हफीज साहब, मॉब लिंचिंग है, चाहे वो किसी मजहब के इंसान के साथ हो, लेकिन जब वो मॉब लिंचिंग मुसलमान के साथ होती है तो उसको लेकर तमाम अपोजिशन जमातें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, आवाज बुलंद करती है। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन वही जब ये मॉब लिंचिंग किसी हिंदू शख्स के साथ होती है तो तब अपोजिशन क्यों खामोश हो जाता है? दिल्ली का उन्होंने जिक्र किया, अंकित शर्मा मर्डर केस आपको याद होगा, उसमें तमाम जो लोग थे, लड़के थे, गोस्वामी है, अंकित शर्मा है, रतन लाल कांस्टेबल है। मैं आपका सवाल ले रही हूँ, विशाल जी, मैं ले रही हूँ आपका सवाल। तो एक चश्मे से क्यों देखना, अलग चश्मे से क्यों देखना? भाई मॉब लिंचिंग तो मॉब लिंचिंग है, वो चाहे हिंदू के साथ हो या मुसलमान के साथ हो। अपना जवाब पेश करूं? जी देखिए, ये हजरत भी वैसे ही झूठ बोल रहे हैं जैसे RSS के और BJP के और जो जिम्मेदार बोलते हैं झूठ। हमारा मुद्दा ये नहीं है बात करिए मानवर, जो लिंचिंग किसकी हुई, मैंने कहा कि हमारा मुद्दा ये है, हमारा मुद्दा ये है कि गलत होता है वो, चाहे 2014 से पहले हम आपको बता रहे हैं लिंचिंग होती नहीं थी। हार्डली
मतलब कभी कभी कहीं कहीं हमने सुना होगा 2014 के बाद से आखिर इतना रेडिकलाइजेशन कर दिया इन्होंने, खासतौर से जो इनकी जो इन्फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, बजरंग दल है, वीएचपी है, आपके नेता सेना है, ये खुलेआम घूमते हैं। और रेडिकलाइजेशन नहीं कर रहे, क्या वो और दूरियां नहीं बढ़ा रहे? वैमनस्यता की बात मुझे बोलने दीजिए हजरत, अगर आप कहें बोलने दीजिए। विशाल जी आऊंगी आपके पास। विशाल जी अगर कहें तो मैं बोलूं के बारे में आपने बयान दे दिया। विशाल जी बोलने दीजिए कलीमुल साहब को, आऊंगी आपके पास भी। मैं आप पूरी बात अपनी रखिएगा, लेकिन सुन लेते हैं पहले। सवाल क्या है, इन्होंने ये इतने बहरूपिये हैं, ऐसी चीजें गढ़ते हैं। पहले इन्होंने लव जिहाद लाए, फिर ये कोरोना जिहाद ले आए, अभी दिल्ली में रेडी जिहाद लिया है। ये सब इनके जो बजरंग दल और इनके जो इन्फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये सब यही काम करते हैं। अब दूसरे नंबर पे आइए कि अपोजिशन क्या कह रही है और सरकार क्या कह रही है। देखिए, जब आप सरकार में होते हैं, आपके पास हुकूमत होती है, पूरी व्यवस्था आपके पास होती है, कानून व्यवस्था आपके पास है, आपको एक्शन में दिखना चाहिए, आपकी ज़बानी सर्विस नहीं चाहिए। आपको तो हमें यह पर लगना चाहिए कि भाई आप एक्शन कर रहे हैं। लिंचिंग की बात हम इसलिए और करते हैं क्योंकि उसमें खास तबके को, खास ड्रेस को देख करके उनको घेर के भी लोग मारते हैं, और जो लोग मारते हैं उनको ग्लोरीफाई कौन करता है? जाके केंद्रीय मंत्री कलीमुल हफीज साहब। कलीमुल हफीज साहब नहीं, एक मिनट, उनको महापंचायत कौन बुलाता है? बीजेपी। मेरी बात सुन लीजिए कलीमुल हफीज साहब। ये अपने नेताओं पे नहीं नकेल कर सकते। कलीमुल हफीज साहब, कलीमुल हफीज साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। गाजियाबाद का मसला आपको याद है? एक बुजुर्ग के साथ जो मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, वो मॉब लिंचिंग नहीं थी, वो मजहब फिरका वाराना मसला नहीं था, लेकिन उसको इसका रंग दिया गया। वो बाद में उनके बेटे ने क्लियर कर दिया था। आगे बात करिए। सुनिए मेरी बात। उसको इस तरीके से रंग दिया गया और सियासी जमातें इसमें शामिल थी। ठीक है, अब ये कानून की नजर में है, पूरा मामला कानून के पास है, पुलिस के पास है, जांच इसमें हो रही है, लेकिन इतना तय था कि ये फिरका वाराना मसला नहीं था जिसका रंग देने की कोशिश की गई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको मॉडिफाई करके सामने पेश किया जाता है। क्यों? मैं वही जानना चाहती हूँ, क्या मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर किसी तरह के खतरे में है? ऐसा महसूस होता है अपोजिशन को, जो बार बार इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं? देखिए, इसमें अपोजिशन की बात नहीं है, इसमें बात कम्युनिटी की है। एक कम्युनिटी को जब कोई टारगेट करता है तो वो कम्युनिटी फिर अपनी आवाज उठाती है, और ये जितने सेकुलर पार्टियां हैं ये तो अब आवाज उठाने में भी डरती हैं। जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज हैं। कलीमुल हफीज साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। किस तरह की सियासत हो रही है मुल्क के अंदर? एक मिनट विशाल मिश्रा साहब, एक मिनट विशाल मिश्रा साहब, मुझे बोलने दीजिए, विशाल मिश्रा साहब, क्यों आप राष्ट्रीय विशाल मिश्रा साहब, रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे बोलने दीजिए। एक बात मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर किस तरह की राजनीति हो रही है? इससे आप इनकार करेंगे? बिहार में इलेक्शन होते हैं तो शहाबुद्दीन साहब याद आ जाते हैं, ओवैसी साहब को। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है तो आजम खान साहब याद आ जाते हैं। तो आपके सेकुलर सियासत कर रही हैं, आपको लगता है? पहली बात तो हमें आजम खान याद नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, क्या आजम खान क्या दूसरे देश के नेता है? वो क्या उत्तर प्रदेश के नहीं है? अब सवाल ये है कि ये चूंकि यूपी जब इलेक्शन होते हैं तब इस तरह की चीजें क्यों होती हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है ना सर, 5 रियासतों में इलेक्शन है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वो 100 सीटें जीत कर लेकर आएंगे। मुसलमानों के लिए इसलिए वोट बैंक है उनका क्योंकि 20% तकरीबन मुसलमान वहाँ वोट बैंक है। उनकी सीधी नजरें, जाहिर सी बात है जो हिंदू है वो उन्हें वोट नहीं देंगे। जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो ट्वीट करते हैं, तो मुसलमानों को वो टारगेट करेंगे, जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो इस तरीके से बीजेपी का आरएसएस का खौफ दिखाकर हमारे सदर साहब ने, सुनिए आप, देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ आईना दिखाया है, कुछ भी नहीं कहा है। सिर्फ यही कहा है कि जो गॉडसे वाली सोच है, जिसने गांधी का कत्ल किया, उनके तो डीएनए में हिंसा है। ये लोग तो शुरू से अब तक, जब से मुल्क आजाद हुआ है, ये हिंसा करते चले आए। इनकी जुबान से इस तरह का बयान अच्छा नहीं लगता है। ये तो अगर कुछ करके दिखाएं तो लोग उन पे यकीन करेंगे। दूसरी बात, ये बयान भी इलेक्शन की वजह से दिया गया शबनम जी। नहीं, मुझे ये जवाब दीजिए ना सर। ठीक है, असदुद्दीन साहब ने सब तमाम लोगों के यहाँ पर उन्होंने आवाज बुलंद की, तमाम लोगों के नाम उन्होंने गिनाए, लेकिन किन लोगों के नाम गिनाए? तमाम मुस्लिम लोग हैं। क्या किसी एक हिंदू शख्स का नाम उन्होंने गिनाया? पालघर का उन्होंने जिक्र किया जो मॉब लिंचिंग हुई, दिल्ली के अंदर जो मॉब लिंचिंग हुई। मैं यही कह रही हूँ कि आप मजहब के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? मुझे बता दीजिए आप, ये सब इधर नैरेटिव है। ये सब जो अंकित शर्मा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 54 लोग मारे गए, उसमें 44 मुसलमान मारे गए, उसमें 10 नॉन मुस्लिम मारे गए, तो उसमें 10 में एक का नाम ले रहे हैं। ये जो बात करते हैं, ये सिर्फ गुमराह करते हैं पब्लिक को। सच्चाई तो ये है, हम तो कहते हैं कि किसी की भी हो, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ना। ये जब पुलिस, मैं भी तो यही कह रही हूँ सर,
मोहन भागवत भी तो यही कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। फिर इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखना? मैं कहता हूं आप किसी चश्मे से देख लीजिए। क्योंकि इलेक्शन है। नहीं सर, इलेक्शन है, 20% उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम है और आप इत्तेहाद में हैं जी। नहीं, ये जो 20% मुस्लिम है और इलेक्शन है, इसी वजह से भागवत साहब ने बयान दिया है, इसीलिए आप बहस कर रही हैं। विशाल मिश्रा साहब, एक मिनट अपोजिशन का मुझे पूरा रद्द लेने दीजिए। विशाल मिश्रा साहब, रोकना चाहूंगी मैं आपको, रोकना चाहूंगी, पूरी बात उनकी सुनने दीजिए मुझे। मैं आपके पास आऊंगी, वक्त दूंगी सबको, लेकिन मुझे पूछने दीजिए। पल्लवित किया तुष्टिकोण को, उसको आपने झंडा गाड़ के आप कह रहे हैं कि मैं ही आपका रखवाला हूँ। कहिए ना, आप साफ साफ स्वीकार करिए। देखिए, इसमें शबनम जी बात ये है, आप केवल वहीं से चुनाव क्यों लड़ते हैं? इलेक्शन का टाइम है, इसलिए भागवत जी ने बयान दिया है। हैदराबाद में आप चुनाव लड़े थे, 151 सीट में से केवल 51 सीट पर चुनाव क्यों लड़े थे आप? क्यों बताइए? बिहार में केवल 20 सीट पर चुनाव क्यों लड़े थे आप? क्यों आप केवल एक सिलेक्टेड पॉकेट से चुनाव लड़ते हैं? करके दिखाए आप चुनाव लड़ने का हक है, लड़िए। योगी गवर्नमेंट हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है, खास तौर से कोरोना महामारी में जो इसकी पोल खुली है और जो इनकी लाशें जो दरिया में बही हैं और जो दरिया के किनारे दफन करी की गई है, मौका दीजिएगा मुझे जवाब देना है प्लीज। खोल के रखती है। अब इनके पास मुद्दा से ध्यान भटकाने का ये रास्ता है कि ये नए नए नैरेटिव ऐसे गढ़ रहे हैं, ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं कि जिससे कि जरा हिंदू मुस्लिम पे विवाद पे या डिस्कशन पे नैरेटिव सेट हो जाए, और उसमें भी हो रहा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। भागवत साहब को खूब पता है, और ये सबको पता है कि हिंदुस्तान है, कि 2014 से पहले भी हिंदुस्तान था। आखिर तब क्यों नहीं मॉब लिंचिंग हो रही थी? तब भी डीएनए सबका एक ही था, तब भी सब एक ही थे। ये जब से सरकार में आए, इन्होंने पूरे समाज में जहर घोल दिया है। आज इन्होंने बहुत समाज में इतना जहर घोला है कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। अब इन्हीं की जिम्मेदारी है कि ये हिंदुस्तान की इज्जत को बचाने के लिए जो पूरी दुनिया हम पे थू कर रही है, इनकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को ये अब कड़ी करें और कहने से ज्यादा एक्शन में नजर आए। ठीक है, शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, कांग्रेस का भी मैं रद्द अमल सुन रही हूं। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की वारदातें बढ़ी हैं। मैं एक जिक्र करना चाहूंगी, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा है। वापस लौटूंगी तो विशाल मिश्रा जी, आपसे मैं सवाल लूंगी, क्योंकि आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा है। जल्द हाजिर होंगे और जानेंगे कि आखिर समाज में किस तरह की सियासत हो रही है और क्या ये सियासत अवाम की मफाद के लिए है। अवाम को इस पर गौर करना चाहिए। हिंदू मुसलमान के बीच में फंसकर कहीं आप अपने हकायक को तो नहीं भूल रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब के पास जाना चाहूंगी। वो हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, राब्ता उनसे कायम हो गया है। अंसारी साहब, क्या चुनाव है इसलिए मोहन भागवत का बयान आपको रास नहीं आ रहा है? अपोजिशन को उत्तर प्रदेश के अंदर 20% तकरीबन मुसलमान हैं, इसलिए आपको रास नहीं आ रहा है कि उन्होंने मुसलमानों को जोड़ने की बात कह दी है? वैसे भी अपोजिशन कहता है कि भाई आरएसएस जो तय करती है वही अमल होता है बीजेपी के अंदर। तो आपको लगता है कि मुस्लिमों को साधने की स्ट्रैटेजी है, इस वजह से अपोजिशन सवाल उठा रही है?
देखिए, आपके दोनों सवाल जो हैं वो सही नहीं हैं। सबसे पहली बात यह है कि विपक्ष को या दूसरे लोगों को कोई एतराज नहीं है मोहन भागवत जी के बयान से। अगर एतराज है तो खुद उनके पार्टी के, उनके दल के बजरंग दल को, उनके दल के विश्व हिंदू परिषद को, जो विचारक हैं आरएसएस के उनको, और जो बीजेपी के हैं लोग, वो उनकी बातों पर अमल करें ना, पहले कहें। तो आज जब उनकी बातचीत हुई है, आरएसएस प्रमुख की जो बयान आया है, उसके बाद से तो सबसे ज्यादा अगर मुखालफत में कोई है तो वो है। और दूसरी जहां तक बात है कि उन्होंने खुद भी कहा कि इलेक्शन के लिए वो नहीं है कुछ कर रहे हैं। मैं भी मानता हूं कि इलेक्शन के लिए कुछ नहीं, इसलिए कि इलेक्शन का मुद्दा तो वो उनका एंटी मुस्लिम मुद्दा होता है, जिससे मुसलमानों के खिलाफ करके ही उनको वो मिलता है। इसलिए वो हम उनकी बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, वो इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, लेकिन मोहन भागवत जी को अगर कुछ कहना है तो वो अपने लोगों को कहें और उस पर अमल कराएं, तब ना होगा। अगर वो बयान देते हैं और फिर उनके ही लोग दिन भर पूरी कम्युनिटी को बुरा भला कहने में गुजार देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, विशाल मिश्रा साहब, बजरंग दल का बार बार जिक्र हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद का बार बार जिक्र हो रहा है, क्या कहेंगे आप? इन लोगों पर कैसे आप लगाम लगाएंगे, या इस तरह की वारदातों को रोकने में कैसे आप इन लोगों को समझाएंगे? देखिए, अभी चर्चा के दौरान आपने देखा कि टॉपिक जो था, विषय जो था आपके बहस का, वो क्या था, और पूरी डिबेट उसके बाद किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई। नैरेटिव देखिए यहीं पर सेट कर दिया गया कि किस तरीके से पूरे के पूरे डिबेट को हिंदू और मुस्लिम बना दिया गया। यही सोच शबनम जी, यही सोच बदलनी होगी कि अगर कोई चीज एकता के लिए हो रहा है, एकीकरण के लिए हो रहा है, एक करने के लिए हो रहा है, तो आप क्यों नहीं टेबल पर आने को तैयार हैं? और आप उसको तुरंत हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में सेट कर रहे हैं कि हम मानने को तैयार नहीं है, ऐसा हो रहा है। अरे भाई, आप हमको ये बताइए कि नैरेटिव तो आप सेट कर रहे हैं, आप साफ साफ कहिए ना। AIMIM के प्रवक्ता जी से मैं कहना चाहूंगा कि मान्यवर, सीधे सीधे कहिए ना कि आप अपने आप को मुस्लिमों का नेता साबित करना चाहते हैं। आप कहिए ना कि जो कांग्रेस ने किया, पुष्पित किया, पल्लवित किया तुष्टीकरण को, अब आप उसी को कैरी ऑन करके कि नहीं देखिए सबसे बड़े रहनुमा आपके हम हैं। बात नहीं, सच्चाई क्या है? आप सीट पर चुनाव लड़ते हैं, क्यों सीट पर चुनाव लड़ते हैं? बिहार में आप क्यों नहीं पूरा बिहार में चुनाव लड़ते हैं? लड़िए, बिल्कुल लोकतंत्र है, लड़ना भी चाहिए, लेकिन आप क्यों एक सिलेक्टेड पॉकेट में ही सारा काम करते हैं? क्यों आप एक सिलेक्टेड धर्म के बारे में ही बात करते हैं? ट्वीट किया गया था तो आप तो हिंदू जो मारे गए थे उनका भी नाम आप डाल देते। आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े पार्टी हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उसमें किसी दलितों की कोई बात होती हो, केवल एक विशेष वर्ग धर्म संप्रदाय की बात होती है। तो ऐसा है कि चश्मा ये उतारना पड़ेगा। अगर कल परम पूज्य सरसंघचालक जी ने यह बात कही है तो सबसे कहा है, उन्होंने किसी एक विशेष वर्ग से नहीं कहा है, उन्होंने सबसे कहा है। तो अगर उन्होंने ये बात कही है कि हमारी मातृभूमि है, हमारी परंपरा है, हमारे अपने पूर्वज हैं, ये हमारे आधार हैं, तो हम इस पर जोर देते हैं और ये सब हमारे राष्ट्रीयता के फलक हैं, हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। इसको अलग करके अगर देखा जाता है तब संदेह उत्पन्न होता है, तो अलग हम है ही नहीं है, तो क्या इसमें गलत है? जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कल कि हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्रहित के पक्षधर हैं, जो राष्ट्रहित की बात करेगा उसके साथ होते हैं, जो राष्ट्रहित की बात नहीं करता है उसको प्रमोट करते हैं कि आप। विशाल मिश्रा जी, बीजेपी के कई लीडर ऐसे हैं जो मुतनासा बयान देते हैं, बीजेपी के। मोहन भागवत ने सबको जोड़ने की बात कही है, सबको एक साथ लाने की बात कही है, और लोगों को भी आगाह किया है जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि भाई आप ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मुतनासा बयान देते हैं बीजेपी के लीडर, उनके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? ये सवाल तो आपसे भी बनेगा ना सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जाता है। हर चीज के देखिए, संविधान है, संविधान सर्वोच्च है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, और हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो जो संविधान के अंतर्गत विधि सम्मत प्रक्रिया है उनका तो पालन होता ही है। अब ये केवल यह भी शबनम जी एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है क्या कि नहीं होता है? अरे भाई, होता कैसे नहीं है? आप तथ्यों पर जाइए, आप तर्कों पर जाइए, आप देखिए होता है। लेकिन मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये बात कही गई है तो एक बार हमको भी सबको एक खुले दिल से
बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी प्रीजुडिस के एक बार बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है? हम क्यों ये मानते रहे कि नहीं हम अलग अलग हैं, हम अलग अलग हैं, नहीं आपने जो कहा वो गलत है, आपने जो कहा वो झूठ है, हम इस पर विश्वास नहीं करते, चुनाव आ गया तब आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों? विश्वास तो किया जा सकता है ना, विश्वास तो एक फंडामेंटल बेस होता है। अब नहीं मानना है तो ये तो आपकी अपनी मर्जी, इसके बारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कलीमुल हफीज साहब, रंग की बिना पर, रंग के बेस पर क्यों हम मजहब को बांटे? भगवा रंग हिंदुओं का है, हरा रंग मुसलमानों का है। अरे मेरे देश के तिरंगे को तो याद करें आप, उसमें क्या रंग है? केसरिया, हरा, सफेद। क्या ये मेरे मुल्क का रंग नहीं है? अगर मुसलमान केसरिया रंग पहनता है तो क्या वो मुसलमान नहीं रहेगा? अगर क्या हिंदू हरा रंग पहनता है तो वो हिंदू नहीं रहेगा, सनातन नहीं रहेगा? क्यों हम इन चीजों पर तिफरका फैलाते हैं? क्यों हम डिवाइड करते हैं? क्यों रंग पे भी राजनीति होती है? हम यहाँ के बाशिंदे हैं। देखिए शबनम जी, ये मुल्क हमारा है और हम मुल्क के हैं। हमें किसी मोहन भागवत के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें बताएं कि आप भारत की संस्कृति को माने और आप भारतीय हैं और सब एक हैं। हम सब एक ही थे। ये तो 2014 से फ़र्क पड़ा है, जब ये जो आरएसएस के जो सब डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन किया है। दूसरी बात, रंग भी हमारे हैं। ये रंग जो तिरंगा बनाया है वो भी एक मुस्लिम लेडी नहीं बनाया, ऐसा कोई मसला नहीं। हमें रंग में कोई फर्क नहीं है। केसरिया हमारा है, वाइट भी हमारा है, ग्रीन भी हमारा है और पूरा तिरंगा हमारा है। अब आइए कि ये इनकी कथनी करनी में क्या फर्क है और ये क्यों करते हैं? आखिर पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं और ऐसी क्या मजबूरी होती है कि इन बयानों पे आखिर इन्हीं के लोग नहीं मानते इस बात को। जो हमारे दूसरे साथी कह रहे हैं कि इस बयान को सबसे ज्यादा असर लेने की जरूरत बीजेपी और उसकी जो सहयोगी दल है उनकी जरूरत है कि वो लें इस बात को। हमारा तो कहना ये है कि जो भागवत साहब कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन भागवत साहब जो कह रहे हैं वो करते हुए भी नजर आए। वो पहले भी उन्होंने कहा लेकिन करा कुछ नहीं, काम वही होते रहे जो खिलाफ था। जो माहौल जिस तरह से वो उकसाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, उनके नेता उकसाते हैं और बाकायदा कानून अपने हाथ में लेते हैं। और एक जगह नहीं, हजारों और सैकड़ों ऐसे मकामात हैं जहां पे बीजेपी के नेता डायरेक्ट मुलव्विस होते हैं, उनकी बाकायदा ग्लोरीफाई करते हैं उस गुनाह को करने वालों को। तो अब हमारा मुतालबा ये है कि बयान दे दिया आपने, बहुत अच्छा है, बहुत स्वागत योग्य है, आप अच्छा है और बयान भी करें, लेकिन हम इसके एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं कि अब आप एक्शन में नजर आए। हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में आपकी हुकूमत है, मरकजी हुकूमत आपके पास है, मैक्सिमम कानून व्यवस्था आपके पास है। तो जब कानून व्यवस्था आपके पास है तो इसको कम से कम मॉब लिंचिंग को ही रुकवा दीजिए। अच्छा, मैं कहता हूँ मुसलमानों के साथ साथ जो नॉन मुस्लिम्स की मॉब लिंचिंग हो रही है उसको भी रुकवाइए आप, और भी किसी की कुछ गलत काम हो रहा है उसको भी रुकवाइए। लेकिन चूंकि आपको रुकवाने से कोई रिलेशन नहीं है, वहां से आपको फायदा मिल रहा है, इसलिए आप उसको तो जारी रखते हैं और उस तरफ लिप सर्विस करके। और आपने बाकायदा आज जैसे पूरे दिन चल रहा है अब ये पूरे नेशनल मीडिया का सेट एक डिबेट पॉइंट है, डिबेट का ये लाइन है कि अब मोहन भागवत साहब ने क्या बयान दिया, आज हम और आप सब लोग बैठ के उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो हमारा अपोजिशन को क्यों हर चीज में नेगेटिवनेस नजर आती है? हम नेगेटिव नहीं, हर चीज में नेगेटिव नजर आता है। पॉजिटिव है, आप कह रहे हैं कि मीडिया ने भी एजेंडा सेट किया हुआ है। आप ये बताइए, आप जी सलाम के मंच पर हैं, बताइए, आपकी भी आवाज सुनी जा रही है और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप एक सेट किया हुआ एजेंडा नेशनल मीडिया चला रहा है। ऐसा क्यों? हर चीज में नेगेटिव क्यों नजर आता है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो समाज में मुद्दे हैं, खासतौर से जो आर्थिक संकट है, जो हेल्थ इमरजेंसी है, जो थर्ड वेव की तैयारी करनी है, जो चाइना हमारे सरहदों पे बैठा हुआ है, जो मुल्क में जो मुल्क की राजधानी तीन तरफ से घिरी हुई है किसानों से, इस पे कोई बात कर रहा है? तो कहीं आप बताइए मुझे, बात कर रहा है? ऐसे होगा इन सब मसलों का हल, ऐसे हम इस बीमारी से लड़ेंगे कि अगर किसी लीडर ने, मेरी बात सुन लीजिए कलीमुल हफीज साहब, अगर किसी लीडर ने, पहली बात तो लीडर नहीं है मोहन भागवत साहब, उन्होंने ये बयान दिया तो उस पर आपने तमाम मुसलमान लोगों के नाम गिना दिए मॉब लिंचिंग को लेकर। हम इतनी बड़ी आपदा में हैं, किस हालत में है हम? कोरोना वबा ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया है इसने, अपोजिशन लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है।
अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, सुपर पावर मुल्क भी इससे अछूता नहीं रहा है। कितना नुकसान हुआ है वहां। फिर सबकी अर्थव्यवस्था हमसे अच्छी है, हम ही चले गए नीचे। बाकी पूरी दुनिया में कोरोना आया, पूरी दुनिया में कैसे कोरोना से अर्थव्यवस्था निकल गई, हमारी अर्थव्यवस्था को आखिर ऐसा क्या हुआ? इसकी लीडरशिप फेल है। ये लीडरशिप जो है इस वक्त कंट्री की, वो अर्थव्यवस्था की सीरियसनेस को समझती नहीं है, उससे हैंडल करना नहीं आता है। इसलिए आज देश गर्त में चला गया। जितना 70 साल में उसने तरक्की की थी, उतने 7 साल में नीचे चला गया। ये लीडरशिप पे सवाल है शबनम जी इसमें। और दूसरी बात ये, जो अन्नदाता जिसको कहा जाता है किसानों को, वो 6-7 महीने से बेचारे गर्मी में, सर्दी में, बरसात में सड़कों पे बैठे हुए, और ये बेशर्म सरकार उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है। और जरा सारे बयान को देखिए अब कितना घुमाया जा रहा है, जबकि ये बयान बिल्कुल सतही बात है। इसलिए चूंकि ये चाहें, ये हुकूमत में है, ये जब चाहें इस बयान को अमल में ला सकते हैं। हमने बताया ना, कल ही घटना हुई है, आज तक ठीक है, आप डिमांड कीजिए कि इस हुकूमत को आप अमल में, इस बयान को आप अमल में लेकर आए। लेकिन आप तो यहाँ पर, आप तो हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझ गए सर, हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझ गया अपोजिशन, जबकि इस वक्त मुल्क को जरूरत है कि एक साथ जुड़ने की, एक साथ इत्तेहाद कायम करने की इस वक्त मुल्क को जरूरत है। और इत्तेहाद कैसा, जब हम लोग एक है तो हिंदू मुसलमान में फर्क कैसा, ये फर्क कैसा, क्यों हमारे रंग अलग कर दिए गए जब हमारे तिरंगे का रंग एक है। बहरहाल आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुआसरत चाहूंगी, वक्त इजाजत नहीं देता, शो मुझे वाइंड अप करना होगा, लेकिन मैं आवाम से एक अपील जरूर करना चाहूंगी। आप गौर कीजिए हिंदुस्तान के इतिहास पर, तारीख पर, क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसकी हमने उम्मीद की थी? आज सियासी जमातें अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस मुल्क की आवाम के साथ क्या कर रही हैं? आप खुद गौर कीजिएगा और फिर सोचिएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, किस महाज पर खड़े हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, आदाब।